सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के हित में कोरोना काल के समय ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका उद्देश्य आपको ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ समस्या समाधान भी करना है। इसी कड़ी में EFM डिपार्टमेंट से आज का अपना जो वीडियो है उसका टॉपिक है रोजगार संबंधित मूलभूत अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज अपन जो सीखेंगे वो है अपने रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। चूँकि रोज़गार हम समझते ज़रूर है कि भाई रोज़गार का मतलब क्या है, लेकिन जब उसको तकनीकी भाषा में परिभाषित करना होता है तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यह वीडियो इसी श्रृंखला में बनाया गया है। इसमें हम विद्यार्थियों को जो तकनीकी शब्द है उनके बारे में मूलभूत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है श्रमिक और रोज़गार। जैसे अपन दो वर्ड नॉर्मली बोलते तो है, जैसे लेबर और एम्प्लॉयमेंट, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से इनका सेंस क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बोल देते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग अपने को ध्यान में नहीं होता। तो इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले देश में रोजगार का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्य में लगे हैं उन सभी को रोजगार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है, क्योंकि आर्थिक क्रिया का मतलब ये है कि जैसे आप वे क्रिया जिसका संबंध धन से होता है, क्योंकि इस लाइन में बाद में है अर्थशास्त्रियों ने कुछ अपनी राय भी रखी है कि भाई आर्थिक क्रिया की जगह आप उत्पादन क्रिया लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उनके अनुसार उत्पादन क्रिया में जो भी व्यक्ति लगे हैं उन सभी व्यक्तियों को अपन रोजगार की श्रेणी में मानते हैं। श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आजीविका के लिए किसी प्रकार के रोजगार में लगा होता है। तो हम लेबर किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो अपनी आजीविका यानी कि जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी प्रकार के रोजगार में संलग्न रहता है, और रोजगार मीन्स उत्पादन की क्रिया या आर्थिक क्रिया में वह अपना योगदान दे रहा है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे अपन GDP कहते हैं। इस GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA को जोड़ते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो उसमें अपन है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, साधनों की आय का अंतर लिया जाता है इसमें एक्चुअल में NFIA में। तो उसको जोड़ने पर GDP में NFIA को जोड़ने पर जो हमें ज्ञात होता है वो है GNP, यानी अपने देश की एक तरह से राष्ट्रीय आय। तो वह सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया ऑब्लिक उत्पादन क्रिया में संलग्न होते हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। जैसा अभी मैंने पूर्व में कहा, NCERT की किताब में आर्थिक क्रिया लिखा हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्थिक क्रिया की जगह उत्पादन क्रिया ज़्यादा सटीक वर्ड है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि चूँकि आज अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं इसलिए इसको भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब है समस्त क्रियाएँ जो धन से संबंधित हैं। उत्पादन क्रिया आर्थिक क्रिया के अंदर है। तो यहाँ पर अपन ये मानते हैं या अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि भाई उत्पादन क्रिया में जो व्यक्ति लगा है वो डेफिनेटली आर्थिक क्रिया में तो होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि उत्पादन क्रिया है उसमें उसकी आर्थिक वैल्यू आई जाती है। तो यहाँ पर विद्वान कुछ ये मानते हैं कि आर्थिक क्रिया के बजाय उत्पादन क्रिया शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि कुछ जैसे कि NCERT में मैं आपको कहूँ तो NCERT में लिखा हुआ है आर्थिक क्रिया, कि वह व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया में संलग्न है उसे श्रमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि अपने अर्थशास्त्र में
श्रमिक शब्द का मतलब वो नहीं होता जो हम और आप अपनी दैनिक जीवन में समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम अपनी आम जिंदगी में जो सोचते हैं कि श्रमिक मतलब एक लो लेवल का जो वर्क कर रहा है उसको ही अपन श्रमिक मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में श्रमिक के अंतर्गत सभी व्यक्ति शामिल है जो आर्थिक क्रिया में संलग्न है। अब सभी व्यक्ति में वो उच्च पद पर भी हो सकता है या निम्न पद पर भी हो सकता है। इसका मतलब जब अपन अर्थशास्त्र के हिसाब से श्रमिक की बात करें तो अर्थशास्त्र में श्रमिक के अंतर्गत कंपनी का सीईओ भी शामिल है और कंपनी का चपरासी भी शामिल है, जबकि अपन अपनी दैनिक जीवन या आम जीवन में श्रमिक का मतलब केवल चपरासी से लेते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर अर्थशास्त्र में श्रमिकों का वर्गीकरण भी किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर या वर्कर भी कह सकते हैं अपन इसको। तो श्रमिकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक है स्वनियोजित श्रमिक और दूसरे है भाड़े के श्रमिक, जिनको अपन हायर लेबर भी कह सकते हैं। स्वनियोजित श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो अपने ही व्यापार या व्यवसाय में लगे होते हैं। तो इस शब्द से आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। ऐसे समस्त व्यक्ति जो खुद का व्यापार करते हैं, खुद का बिजनेस है उनको अपन सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वनियोजित कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे समस्त व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं और अपनी सेवाएं दूसरों को अर्पित करते हैं और उसके बदले में उनको मजदूरी या वेतन मिलता है, उन सभी व्यक्तियों को अपन भाड़े के श्रमिक यानी कि हायर वर्कर या हायर लेबर कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आपको समझ में आया, ये दोनों के दोनों श्रमिक हैं। तो श्रमिक की दो कैटेगरी हुई, स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना होगा कि स्वनियोजित जो है वो भी श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं। अब भाड़े के मजदूरों को फिर से दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है अनियमित मजदूर, दूसरे है नियमित मजदूर। यानी कि हमने सबसे पहले ये देखा कि श्रमिक कौन है। श्रमिक के अंदर हमने दो चीज़ें शामिल की, एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वनियोजित है और दूसरे यानी कि भाड़े के श्रमिक। भाड़े के श्रमिकों को अपन ने फिर से दो भागों में बांटा है, अनियमित मजदूर और नियमित मजदूर। अब इनमें क्या अंतर है? तो अनियमित मजदूर में वह व्यक्ति होते हैं जिनको दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर पे है, किसी व्यक्ति को केवल आज ही एक काम करने के लिए बुलाया है या साफ़ सफाई के लिए बुलाया है, तो वो व्यक्ति चूँकि उसको आज ही बुलाया है, कल से उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी या उससे पहले उसकी ज़रूरत नहीं थी, या वो नियमित तौर पर आपके यहाँ काम करने नहीं आता था। तो ऐसे मजदूर उनको अपन नियमित आधार पर नहीं है और उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा जैसी पेंशन वगैरह वो भी नहीं प्राप्त होते, उनको अपन अनियमित मजदूर कहते हैं। दूसरे नियमित मजदूर, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप दिल्ली वहाँ जा रहे हो, आपको स्थायी वेतन सूची में उन्होंने रखा है और आपको वो पेंशन और पीपीएफ वगैरह सब मिलता है, तो वो जो कैटेगरी है उसको अपन नियमित मजदूर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई, भाड़े के श्रमिक दो कैटेगरी में विभाजित होंगे, अनियमित जिनको अपन कभी कभार काम होता है तो ही बुलाते हैं, और नियमित जिनको डेली अपन काम पर बुलाते हैं या अपन डेली काम पर जाते हैं। और यहाँ पर नियमित मजदूरों को सारे सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि अनियमित मजदूरों के संबंध में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक और टर्म आती है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, आप उसे लेबर पॉपुलेशन रेशियो भी कह सकते हैं। जैसा इसके नाम से पता चलता है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यह अनुपात किसी देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण हेतु सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अनुपात की सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग या अनुपात वस्तु और सेवा के उत्पादन में सक्रिय योगदान दे रहा है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उसका तात्पर्य जनता की काम में भागीदारी अधिक है तथा यथा विलोम।
इसका मतलब ये हुआ कि जो लेबर पॉपुलेशन रेशियो है वो ये बता रहा है कि आपके देश की जनसंख्या या कितनी जनसंख्या वर्क कर रही है। यदि मान लीजिए हम दो देशों का उदाहरण लेते हैं, एक देश में यह रेशियो 80% है और दूसरे देश में यह रेशियो 30% है, तो इसका मतलब ए देश में अधिक मात्रा में लोग काम करते हैं, मतलब वर्किंग उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और बी देश में वो कम है। तो ये हमारे देश की कार्यदशा को दर्शाता है। इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात बराबर श्रमिकों की संख्या में भाग देना है किसका, देश की जनसंख्या का, और मल्टीप्लाई करना है इनटू 100। तो इस प्रकार यह रेशियो जिस देश में जितना ज़्यादा होगा उस देश में जनता की काम में यानी कि वर्क पार्टिसिपेशन ज़्यादा मानी जाती है, और यह रेशियो जितना कम होगा उतनी ही कार्य में भागीदारी जनता की कम होती है। फिर एक और हेडिंग आता है, देश का आर्थिक विकास और रोजगार की स्थिति। कई बार क्या होता है, देश के आर्थिक विकास को जज करने के लिए, मापने के लिए हम रोजगार की स्थिति का आंकड़ों का भी अध्ययन करते हैं। तो रोजगार के आंकड़े भी हमारे देश के आर्थिक स्थिति को दर्शा सकते हैं। अब ये कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए एक सीधा सा अर्थशास्त्र में विकास का पैमाना है कि जिस देश में यदि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि उसमें जनसंख्या अधिक कार्यरत है तो उस देश को अपन विकासशील या अविकसित देश की श्रेणी में रखते हैं। और ज्यों-ज्यों हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र की तरफ जाता है उस देश को अपन विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो इसका अपन साधारण भाषा में कहें तो मैं आपको ऐसा कहूँगा कि यदि किसी देश में अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि कार्य में लगी हुई है तो अर्थशास्त्र के हिसाब से वो अल्प विकसित या विकासशील देश है, और यदि किसी देश की अधिकांश जनसंख्या उद्योग या सेवा क्षेत्र में लगी हुई है तो हम उसको विकसित राष्ट्र कहते हैं। तो सामान्यतः देश के आर्थिक विकास का क्रम निम्न से उच्च दिशा में होने पर श्रम शक्ति का कृषि से उद्योग और सेवा की तरफ प्रवाह होता है। जैसा अभी अपन ने कहा था, एक देश ज्यों-ज्यों विकास के उच्च पायदान पर चढ़ेगा उस देश की जनसंख्या जो कृषि कार्य में लगी हुई थी अधिकांश, वहाँ से शिफ्ट होकर किसकी तरफ जाएगी, उद्योग और सेवा क्षेत्र की तरफ से। तो यदि आपके देश में कृषि क्षेत्र में जनसंख्या लगातार घट रही है और उद्योग और सेवा क्षेत्र में बढ़ रही है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रव्रजन करते हैं, जिससे धीरे धीरे उद्योग भी रोजगार में अपना अंश होने लगता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में बहुत तीव्र दर से फैला होता है। तो इससे न केवल इंडस्ट्री में लेबर पार्टिसिपेंट रेट बढ़ जाती है बल्कि सर्विस सेक्टर में और ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। श्रम शक्ति के कार्य अनुसार या उद्योग वितरण के अनुसार सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं का 8 विभिन्न आर्थिक औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया गया है। ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी की पुस्तक में है और वो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो श्रम शक्ति के अनुसार जब अपन 8 औद्योगिक वर्गों को देखते हैं तो वो वर्ग कौन से हैं, कृषि, खनन व उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस व जलापूर्ति, निर्माण कार्य, वाणिज्य, परिवहन और भंडार, और सेवाएं। सेवा में बैंक, बीमा इत्यादि शामिल है। अब इन 8 वर्गों को वापस अपने जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनमें कौन सा सेक्टर कहाँ पर जाता है, तो वो क्लासिफिकेशन यहाँ बताया गया है। आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि के साथ साथ खनन और उत्खनन को शामिल करते हैं, यानी कि कृषि तथा खनन व उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। विनिर्माण, विद्युत गैस व जलापूर्ति तथा निर्माण कार्य को अपन द्वितीयक यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, और वाणिज्य, परिवहन व भंडार तथा सेवाओं को अपन तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये 8 वर्गों को वापस अपन ने जो अपनी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो कौन से क्षेत्र में कौन सा वर्ग आता है उसका ये क्लासिफिकेशन है जो हमें ध्यान में होना चाहिए। फिर ये कुछ और बेसिक शब्द है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, यानी कि श्रम की आपूर्ति, जिसको आप सप्लाई ऑफ लेबर भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
श्रम बल और कार्यबल, ये बेसिक शब्द है जिसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए और हर एक को पता भी होना चाहिए। तो देखिए, श्रम आपूर्ति और श्रम बल यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर और लेबर फोर्स को मैंने एक साथ यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी के रूप में बताया है। तो श्रम आपूर्ति में विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति होती है। इसका मापन मनुष्य दिनों के रूप में किया जाता है और सामान्यतः 8 मानव घंटों को एक मनुष्य दिवस के रूप में मानते हैं। इसका अध्ययन सदैव मजदूरी दर के संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पर 2 बातें सबसे खास हैं। पहली चीज़, श्रम आपूर्ति अलग अलग मजदूरी दरों पर काम करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है, क्योंकि इसका मापन अपन कार्य घंटों में या मानव घंटों में करते हैं और नॉर्मली 8 मानव घंटों को अपन एक कार्य दिवस के रूप में परिभाषित करते हैं। चूँकि श्रम आपूर्ति को सदैव मजदूरी के संदर्भ में ही पढ़ा जाता है, काम करने वालों की संख्या इसमें स्थिर रहते हुए भी श्रम की आपूर्ति कम या अधिक हो सकती है। अब ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है। तो कुल कितने घंटे की श्रम आपूर्ति हुई? 100 × 8, 800 घंटों की हुई, मानव घंटों की। अब वर्कर तो आपकी फैक्ट्री में 100 ही है, लेकिन उन्होंने ओवर टाइम कर लिया 4-4 घंटे का। तो अब हर आदमी ने 4 घंटे का ओवर टाइम किया है, तो इसका मतलब आज उन्होंने काम कितने किए? 12 घंटे। तो आज आपकी श्रम की आपूर्ति कितनी हुई? 100 × 12 यानी कि 1200 मानव घंटे। तो यहाँ पर आपने देखा आपकी फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या तो 100 ही थी, लेकिन उनके कार्य करने के घंटे बढ़ गए, जिससे स्वतः ही श्रम की आपूर्ति भी बढ़ गई। इसीलिए ये अंतिम पॉइंट लिखा है कि काम करने वालों की संख्या स्थिर रहते हुए भी श्रम की आपूर्ति कम या अधिक हो सकती है। जैसा अभी अपन ने उदाहरण में देखा, इसमें श्रमिक हमारे पास 100 ही थे, लेकिन उन्होंने ओवर टाइम किया, जिसकी वजह से श्रम की आपूर्ति बढ़ गई। दूसरी तरफ अपन यदि लेबर फोर्स को देखें, तो लेबर फोर्स वास्तव में क्या है? लेबर फोर्स का मतलब है वास्तव में काम कर रहे या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना। लेबर फोर्स में हम उस हर एक व्यक्ति को शामिल करते हैं जो काम कर रहा है, यानी किसी न किसी काम में लगा हुआ है अथवा काम करने की इच्छा रखता है, तो उसे अपन लेबर फोर्स कहते हैं। इसका मजदूरी से कोई संबंध नहीं है और इसका जो मापन है वो व्यक्तियों की संख्या के रूप में किया जाता है, न कि व्यक्ति के दिनों के रूप में। यानी कि यहाँ पर अपन नंबर ऑफ पर्सन को काउंट करते हैं, न कि अपने वर्किंग आवर्स को, जैसा कि अपन ने श्रम आपूर्ति में किया था। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन को काउंट किया जाता है, इसलिए श्रम बल तभी बढ़ेगा जब श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी और श्रम बल तभी घटेगा जब श्रमिकों की संख्या घटेगी। अब कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स। कार्यबल से अभिप्राय वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों से है, ना कि उन व्यक्तियों से जो काम करने के इच्छुक है। अभी जस्ट अपन ने क्या सीखा था श्रम बल में? श्रम बल में जो काम में लगा हुआ है और जो काम करने की इच्छा रखता है, उन दोनों को शामिल करते हैं। यदि उसमें से जो काम करने की इच्छा रखता है उसको अलग कर लो, तो पीछे जो रहेगा वो आपके क्या रहेगा? कार्यबल। यानी जो वास्तव में आपके देश में काम कर रहा है, जिसको वास्तव में कोई ना कोई रोजगार प्राप्त है, उसी व्यक्ति को अपन वर्क फोर्स यानी कि कार्यबल में शामिल करते हैं। तो चूँकि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कार्यबल कितना है और श्रम बल कितना है, तो उससे अपन बेरोजगारी का मापन कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बराबर श्रम बल माइनस कार्यबल। तो यदि आप लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा दोगे, तो आपको वैसे ही जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनकी संख्या आपको पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से अपन लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटाकर अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपको मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान रखना। लेबर फोर्स उसमें जो व्यक्ति काम में लगा है और जो काम करना चाहता है, उन दोनों को शामिल करेंगे। लेकिन वर्क फोर्स आपके देश की वो स्थिति बताती है जहाँ पर प्योरली व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ है, यानी कि उसके हाथ में कोई ना कोई काम है।
तो इस प्रकार कार्यबल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को संख्या दर्शाती है, जबकि अपना जो श्रम बल था उसमें रोजगार के साथ साथ जो कार्य करना चाहते हैं, जैसे अपन रोजगार कार्यालय में बेरोजगार है और पंजीयन करवाते हैं, तो वो अपनी जो संख्या काउंटिंग की जाती है वो लेबर फोर्स में की जाती है। फिर है एक और अवधारणा जॉबलेस ग्रोथ, नौकरी रहित समवृद्धि। अब ये क्या चीज़ हुई? तो देखिए, जब अपन ने 1991 में नई आर्थिक नीति की अवधारणा अपनाई तो नॉर्मली ये होता है कि जब अपना देश ग्रोथ करता है, समृद्धि करता है, तो अर्थव्यवस्था का समूचा विकास होता है। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन वस्तु और सेवा का बढ़ता है, और चूंकि वस्तु और सेवा का जब उत्पादन बढ़ रहा है तो सीधी सट बात है रोजगार भी बढ़ने चाहिए। हम एक नॉर्मल सी बात समझ सकते हैं कि भाई हमारे देश में यदि ग्रोथ हुई है तो ग्रोथ होने से क्या हुआ, हम ऐसा मानते हैं कि हमारा प्रोडक्शन डबल हुआ। तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन डबल हुआ तो इसका मतलब हमारी फैक्ट्रियाँ भी डबल हुई, तभी जाके हमारा प्रोडक्शन डबल हुआ। और यदि फैक्ट्रियाँ डबल हुई है तो रोज़गार भी तो डबल होने चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या रहा? तो इसका कारण ये है कि देखिए, उत्पादन दो तरह से बढ़ सकता था। या तो आप नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा दीजिए, यानी कि रोजगार की संख्या बढ़ा दीजिए, या फिर आप एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री अभी भी एक है, लेकिन आपने अच्छी किस्म की मशीन लगा ली जो पहले से दुगना काम करती है। तो इस केस में क्या हुआ, आपका उत्पादन तो दुगना हो गया लेकिन रोजगार वही का वही रह गया। इसी स्थिति को, कौन सी स्थिति को, कि जब देश का विकास तो हो रहा है, उसकी ग्रोथ समृद्धि तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़े जिस अनुपात में हमारी ग्रोथ हुई है। तो इसी अवस्था को अर्थशास्त्रियों ने नौकरी रहित समृद्धि यानी कि जॉबलेस ग्रोथ की संज्ञा दी है। इसमें हमने क्या हुआ कि बिना रोजगार के अवसरों में वृद्धि किए ही हम विकास के उच्च स्तर पर चले गए। तो हमारा विकास तो हो गया, हमारी समृद्धि तो हो गई, लेकिन हमारे रोजगार नहीं बढ़ पाए। अब अर्थव्यवस्था में रोजगार के क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण एक और किया गया है वो है औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर यानी कि औपचारिक क्षेत्र, ये क्या होता है, औपचारिक क्षेत्र को संगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। हम संगठित क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र किसे कहेंगे, तो इसके अंतर्गत सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम, निजी उद्यम शामिल किए जाते हैं जिसमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं। यह श्रम संघ बना सकते हैं और चूंकि बाजार की अनिश्चितता का सामना करने के लिए श्रम कानून के अंतर्गत इन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको 2-3 बातें समझ में आई कि भाई हम शब्दों को एक्चुअल में टेबल में इधर उधर लिख लिए, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। फॉर्मल सेक्टर कौन सा है, संगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहेंगे, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर श्रमिकों की संख्या 10 या इससे अधिक है। चूँकि ऐसा है तो उनके लिए यूनियन भी होगी और उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर भी होगा। अब इसके विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर, यानी जिसको अपन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें 10 से कम श्रमिक हैं, उनके लिए कोई यूनियन नहीं है, उनके लिए कोई श्रम कानून नहीं है और उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह भी प्राप्त नहीं होता। तो ये सभी व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कहलाते हैं। और इसके अलावा खेती बाड़ी और जो स्वनियोजित है, जैसा अभी अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था, वो स्वनियोजित भी इसी अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। तो ये एक ज़रूरी इनका क्लासिफिकेशन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसी से एक टर्म आई श्रम का अनौपचारिकताकरण यानी कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। ये क्या था, तो देखिए जब किसी देश में क्या होता है, वैसे अभी अपन ने पिछले में अभी जो देखा वहाँ पे अपन ने इस टेबल में अपन क्लियर देख सकते हैं कि जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं यानी कि औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ श्रमिकों को सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा भी है और कानूनी सुरक्षा भी है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें न तो सामाजिक सुरक्षा है और न ही कानूनी सुरक्षा। तो ये बात स्पष्ट है कि जब वो व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में
या असंगठित क्षेत्र में काम करेगा तो उसका शोषण होना ही है। तो चूँकि अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण होने की संभावना ज़्यादा है, इसी के संबंध में अपन टर्म देख रहे हैं श्रम का अनौपचारिकताकरण। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार घटते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ते हैं, इसका मतलब सुरक्षित जॉब से कम होकर असुरक्षित जॉब की तरफ अपन ज़्यादा संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर शोषण होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति को जहाँ पर औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कम हो रहे हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहे हैं, उसी स्थिति को इकोनॉमिक्स में श्रम का अनौपचारिकताकरण यानी कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर कहते हैं। तो ये टर्म समझ में आई। जब किसी देश में असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ते हैं और संगठित क्षेत्र में रोजगार घटते हैं, तो इसी प्रवृत्ति को हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर कहते हैं। ये हमारी रोजगार संबंधी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आज हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई आपको समस्या आया तो आप बेहिचक हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद।